दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों की इस श्रृंखला में मैं आपको जनपद पौड़ी के विकासखंड एकेश्वर के पट्टी मासूम का एक रोमांचकारी घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड में पौड़ी जनपद ही एक ऐसा जनपद है जिसने सबसे ज़्यादा आदमखोर लेपर्डों का दंश झेला है। इस जनपद का पोखाल ब्लॉक आदमखोर लेपर्डों के दंशों में नंबर 1 रहा है तथा जो दूसरे नंबर का जो विकास खंड है वो है एकेश्वर। एकेश्वर विकास खंड में हर 2 साल, हर 3 साल बाद आदमखोर सक्रिय हुए। इनके द्वारा बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बच्चों को मारा गया। दोस्तों, ये 2009 की घटना है। 24 फरवरी 2009 को जो रोड पौड़ी से पाबो, पाबो से खिरकू और वहाँ से नौगांव खाल होते हुए तुन खाल पहुँचती है। तो ये तुन खाल के अगल बगल या नीचे जो खिरकू है, अब तो पहले जिस समय हम इस क्षेत्र में गए थे उस समय ये रोड जो थी वो बहुत लंबी थी, यानी खिरकू से तुन खाल केवल 5 किलोमीटर है। उस समय ये रोड कट रही थी, अब ये रोड बन चुकी है। अब खिरकू से सीधे तुन खाल जाया जा सकता है। दोस्तों, इस एरिया पे जो गुलदार सक्रिय है उसका मेन कारण है इस एरिया पे सारे जगह पूरे लैंटीना से भरे हुए क्षेत्र हैं। कोई भी क्षेत्र बिना लैंटीना का नहीं है और गुलदारों को एक आसान छुपाव यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों, जो खिरकू है, खिरकू के ऊपर या तुन खाल से थोड़ा पीछे एक ड्यूल गांव है। ड्यूल गांव सड़क के नीचे है और एक नाला जो तुन खाल से आगे से निकलकर सीधे खिरकू मार्केट तक जाता है। इस नाले पे पूरी लैंटीना भरी हुई है और ड्यूल गांव के दाएं साइड भी जो पंचूर से एक सूखा नाला है, जो बरसात के टाइम पे जब बारिश होती है तभी इसमें पानी आता है। बाकी सड़क से कटे हुए जो सड़क कटान के कारण जो पत्थर और मलबा है उसमें भरा हुआ है और इस पे भी पूरी लैंटीना जो है वो चारों ओर इसकी लैंटीना है। दोस्तों, ड्यूल गांव में दिनेश प्रसाद थपलियाल का परिवार रहता था। इनका एक 5 साल का एक बेटा था, दीपक कुमार। शाम के समय ये अपने आंगन में खेल रहा था, उसके माँ बाप भी वहीं थे और जो इनका जो आंगन था वो काफ़ी बड़ा है। इसके नीचे की ओर इन्होंने जो फलदार वृक्ष है वो लगाए हैं और बाकी जो इससे नीचे वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन जो नीचे नाले तक जाता है वो पूरी घनी झाड़ियों से पटा हुआ है। उस समय इस एरिया पे कोई आदमखोर सक्रिय नहीं था। इससे पूर्व यहाँ पे आदमखोर ठीक इस गांव के ठीक सामने जो गांव है उस गांव पे 2 बच्चियों को आदमखोर लेपर्ड ने अपना शिकार बनाया था, परंतु वन विभाग ने वहाँ पे पिंजरे लगाए और उस पिंजरे में एक मादा गुलदार फंस गई थी। मादा गुलदार के फंसने पे विभाग ने ये सोचा कि शायद यही आदमखोर थी, क्योंकि उसी गांव पे ये मादा गुलदार पिंजरे पे आई थी और ये मादा गुलदार उस समय गर्भवती थी। दोस्तों, इस मादा गुलदार को रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा भेजा गया। वहाँ इसने एक नर बच्चे को जन्म दिया और दोस्तों, एक बार 2012-13 में मैं जब अल्मोड़ा गया था तो उस समय मैंने देखा था कि ये बच्चा आराम से उस रेस्क्यू सेंटर के बाहर घूम रहा था। तो मैंने पूछा था कि ये बच्चा कहाँ से आया है, तो उन्होंने बताया था कि इसकी जो मादा माँ है वो पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक से
कैद होके आई थी, उस समय ये पेट में था, और जब ये पैदा हुआ तो इसने इंसानों के साथ ही, इसने बचपन से ही इंसान देखे, इसलिए वो इंसानों से घबराता नहीं है। वो ऐसा समझता है कि यही मेरा घर है। और शायद अभी तो बहुत लंबा समय हो गया है, यदि वो जिंदा होगा इस समय रेस्क्यू सेंटर में तो वो भी लगभग बूढ़ा हो चुका होगा। तो दोस्तों, शाम के समय बच्चे जब आंगन पे खेल रहे थे तो एक गुलदार जहाँ पे उनका शौचालय था, उस शौचालय की आड़ पे बैठा था। थोड़ा हल्का अंधेरा हो चुका था तो उसने तुरंत दीपक कुमार पे हमला कर दिया। घर वाले वहीं बैठे हुए थे, तुरंत धो हल्ला हुआ और जो है गुलदार उसको छोड़ के भाग गया। बच्चे को थोड़ा खरोंचे आई थी, उसके कैनाइल जो थे वो उसके गले पे नहीं चुभे हुए थे, इसलिए तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां थोड़ा दिन इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गया। थोड़ा दिन तक लोग भयभीत रहे, क्योंकि पहाड़ों में यही होता है कि 1 महीने तक आदमी पूरी सतर्कता बरतता है और उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। उस समय भी यही प्रक्रिया हुई, लगभग 1 महीने तक सारे लोग सतर्क रहे। ये फरवरी का महीना था और इसी ड्यूल गांव में 10 तारीख सितंबर को कुमारी प्रियंका, जो संजीव कुमार की पुत्री थी, वो अपने घर के आंगन के बगल पे ही जो स्टैंड पोस्ट था उस पे पानी भरने गई थी। इसी गांव में पहले फरवरी में एक बच्चे को घायल किया गया था, परंतु फरवरी से सितंबर तक बहुत लंबा समय होता है और ये लोग इस घटना को भूल चुके थे। शाम होने वाली थी और ये लड़की स्टैंड पोस्ट पे गई, उसने अपने पानी की बाल्टी उस पे लगाई और वो भरी रही थी, वहीं पे वो खड़ी थी। उसे ये मालूम नहीं था इसके अगल बगल जो लेंटिना वाला क्षेत्र है इसमें कोई गुलदार बैठा हुआ है। अतः जब उसकी बाल्टी भरने वाली थी तभी गुलदार ने इस पे हमला कर दिया और हमला करते ही गुलदार इसको गर्दन से पकड़े हुए नीचे को खींचना शुरू किया। वहाँ पे कुछ औरतें जो उस समय अपने खेतों से या जंगल से आ रही थी, उन्होंने उस गुलदार को, उस लड़की को खींचते हुए देख लिया और वो जोर जोर से चिल्लाई। तब उसे घर वालों को पता चला कि हमारी बेटी को गुलदार उठा के ले गया है। दोस्तों, उसी समय गांव में हो हल्ला हो गया और सारे लोग जिस ओर गुलदार प्रियंका को खींच के ले गया था उस ओर सारे लोग भागे। लेंटिना अधिक होने के कारण वो लोग उसे घसीट के निशानों को पीछा नहीं कर पा रहे थे और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही लोगों के पास जितनी टॉर्चें थी, कुछ लोगों ने मसाले बना दी और तुरंत उसको ढूंढना शुरू किया। ठीक उस गांव के पार जो गांव है, उस गांव के नीचे नाले की ओर वो गुलदार उस प्रियंका को खींचते हुए ले गया था और लगभग 1 घंटे मेहनत करने के बाद उन लोगों को प्रियंका का आधा खाया शव प्राप्त हुआ। एक होनहार बच्ची जिसकी इस दुनिया में बहुत सारा नाम जो कमाती, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत बढ़िया थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पिता संजीव कुमार और माँ का घर पे रो रो के बुरा हाल था। और दोस्तों, इस एरिया पे एक बार फिर जो लपेट था वो सक्रिय हो चुका था। जो मारी गई थी, 2 बालिकाएं जो मारी गई थी, वो भी इसी गुलदार द्वारा मारी गई थी। परंतु उस समय जो आदमखोर समझकर जिस मादा गुलदार को पकड़ा गया, वास्तव में वो आदमखोर नहीं थी, क्योंकि इतने कम समय में एकदम दूसरा आदमखोर सक्रिय होना थोड़ा कम चांस होते हैं। परंतु इस एरिया पे वास्तव में गुलदारों की संख्या ज़्यादा थी और इसको और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। उनके द्वारा वाइल्ड लाइफ चीफ को पत्र लिखकर इस गुलदार को आदमखोर घोषित करने के लिए प्रार्थना की गई। परंतु दोस्तों, अभी तक वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इस गुलदार को आदमखोर घोषित नहीं किया गया था। और दोस्तों, इस एरिया पे वन विभाग ने
अपने पिंजरे लगा दिए, परंतु यह गुलदार पिंजरों के नज़दीक भी नहीं फटक रहा था। और उसके बाद दोस्तों लगभग 19 तारीख को इस ड्यूल गांव के ठीक ऊपर एक गांव है पंचूर। पंचूर में शाम के समय औरतें घास लेके, जो पंचूर का रास्ता है यानी जो तुनखाल से पंचूर गांव की वो जो रास्ता है उस पे आ रही थी। उनके साथ एक 10 साल का विजय कुमार भी था, जो अपनी माँ के साथ खेत गया होगा और खेत के साथ वो माँ के साथ वापस गांव घर के लिए आ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि ऊपर खेत से एक गुलदार उन महिलाओं के बीच उस विजय कुमार पे छलांग लगा देता है और छलांग लगाते ही विजय कुमार को नीचे खेत में पटक देता है। परंतु सारी औरतें उस समय इकट्ठी थी, तो लोगों ने, किसी ने घास, किसी ने पत्थर ऊपर से उस गुलदार पे बरसाने शुरू कर दिए। और गुलदार ने देखा कि मेरे पे चारों ओर से ये हमला हो रहा है, इसलिए वो विजय कुमार को वहीं पर छोड़कर भाग गया। यानी अब इस गुलदार ने जो तीसरी घटना थी वो उसको अंजाम दे दिया। इस पे भी कैनाइल एकदम गड़े हुए नहीं थे, इसलिए विजय कुमार बच गया। और दोस्तों अब जो लोगों का गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लाइफ चीफ ने जब देखा कि लगातार 1 किलोमीटर परिधि में इस गुलदार ने 3 घटनाएं कर दी हैं, तो उनको 22 तारीख सितंबर को इस गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए मारने का परमिट जारी कर दिया गया। जब इस गुलदार को मारने का परमिट जारी हुआ तो डीएफओ डीएन सेमवाल द्वारा मेरे से संपर्क किया गया। और दोस्तों मैं अपने साथी वीरेंद्र के साथ यहाँ से पौड़ी से ज्वालपा और ज्वालपा से नौगांव खाल होते हुए तुनखाल पहुँचा। तुनखाल पे मुझे पता चला कि यहाँ से जो 3 किलोमीटर पैदल, उस समय पंचूर तक कोई सड़क नहीं थी, अब पंचूर तक सड़क बन चुकी है। उसके बाद हम एक ऑपरेशन पे वहाँ गए थे, तो उस समय पंचूर तक पूरी रोड थी। तो तुनखाल से लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग पंचूर पहुँचे। क्योंकि सबसे अंतिम घटना पंचूर पे हुई थी, इसलिए हम लोग उस दिन पंचूर प्रधान जी के यहीं रुके और थोड़ा रात को हमने सर्च किया। उसके बाद हमें उस समय तो कुछ नहीं दिखा और सुबह हम लोगों ने वहाँ से वन विभाग की जो टीम हमारे साथ उनके द्वारा भेजी गई थी वो भी वहाँ पहुँच गई थी। आपको ये बता दूं दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये दमदेवल रेंज का है और दमदेवल रेंज से जो फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर जो थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। दोस्तों 3 तारीख को सबसे पहले हमें यहाँ पे रहने की व्यवस्था करनी थी। किसी के घर पे रह के आदमखोर मारना बहुत टफ था, इसलिए मैंने शिक्षा विभाग से बात की पौड़ी में और उन्होंने मुझे तुनखाल में रहने के लिए प्राइमरी स्कूल में एक कमरा दे दिया और हम लोगों ने उस कमरे में अपना किचन व रहने का सामान सेट किया और उसके बाद अब हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार थे। सबसे पहले हम वहाँ से ड्यूल गांव पहुँचे। ड्यूल गांव में जो परिवार आदमखोर के आक्रमण से प्रभावित थे उन परिवारों से हम मिले और जहाँ जहाँ पे उसने घटना की उस स्थल को हमने देखा। उससे एक चीज़ तो निश्चित थी कि गुलदार को छुपाव मिला था, इसीलिए उसने इन पे अटैक किया था और दोनों घटनाओं में वो नीचे की ओर उनको घसीट के ले गया था। इसका मतलब ये था कि नीचे जो थी वो झाड़ी वाला एरिया था और हो सकता है कि उस समय गुलदार उसी पोर्शन पे दोस्तों 4 तारीख को हम पंचूर, ड्यूल, गल्ला, इसके सारे रास्तों को हमने चेक किया। उन पे गुलदारों के चलने के बहुत सारे निशान थे, कुछ पुराने थे, कुछ नए थे और इससे ये लग रहा था कि इस एरिया पे लगभग 3 या 4 गुलदार हैं।
जो ताजे निशान इस गुलदार के जो क्रैश के निशान थे वो हमें गला, लाड़खाल, धरासू गदेरे इस पे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो इससे ये सिद्ध हो रहा था कि एक लेपर्ड जो है इस समय इस गल्ला वाले एरिया पे लगातार मूवमेंट कर रहा है, यानी ये इस समय इस एरिया पे है। और उसके बाद शाम को हमने जहाँ उसने पहले 2 बालिकाओं को मारा था उस गांव से लेकर पूरे तुनखाल और जहाँ तक भी हम लोग अपने एरिया पे जहाँ जहाँ हमको संवेदनशील लग रहा था उन रोडों पे हमने रात को सर्चिंग किया। रात को सर्च में हमको 1 साई, 2 सियार और 2 बड़े बड़े सूअर दिखाई दिए। इन सूअरों को देख के मैं बहुत अचंभित था, क्योंकि ये सूअर बिल्कुल हमारी लाइट से भाग भी नहीं रहे थे, बल्कि जब वो खेत में कोई चीज़ चर रहे थे या खेत को वो उधड़ रहे थे तो उनको हमारी लाइट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसका मतलब इस सारे एरिया पे सूअरों का बहुत आतंक था। और उसके बाद हम लोग कैंप लौट आए। अब सुबह की सर्च पे हमको निकलना था। सुबह 4 बजे उठ के भी हम लोगों ने सर्च किया तो कुछ हमें खास कोई चीज़ दिखी नहीं। दोस्तों 5 तारीख को सुबह से बारिश स्टार्ट हो गई और उसके बाद उस दिन हम सुबह की सर्च पे भी नहीं जा पाए और बारिश दिन भर लगातार हो रही थी। ठीक लगभग 4 बजे के लगभग बारिश बंद हुई। अब हम लोग शाम के मोमेंट के लिए तैयार हो रहे थे। अगले दिन जब 4 तारीख को हम लोग इस एरिया पे घूम रहे थे तो गल्ला के नीचे रोड के ऊपर किसी भट्ट जी का मकान था। उन्होंने हमें बुलाया था और हमने चाय हाय पी। उन्होंने हमारा नंबर लिया था। तभी भट्ट जी का फ़ोन आता है कि रावत जी, हमारे मकान के नीचे रोड के नीचे जो गधेरा है उस गधेरे में एक बकरी वाला बकरी चरा रहा था और अभी गुलदार ने उनकी एक बकरी मार दी है। तो दोस्तों एक संभावना थी गुलदार को देखने की, अतः मैं वीरेंद्र के साथ मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। वो दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर की होगी और हम तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। वो बकरा उसी खेत में पड़ा हुआ था और बकरे वाला भी वहीं अपनी बकरियाँ चुगा रहा था। तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे। मैंने उनको सब्बल और एक रस्सा लाने के लिए कहा। सब्बल और रस्सा वो लोग ले आए। मैंने जहीं पे बकरा उस गुलदार ने छोड़ा था वहीं पे एक सब्बल ठुकवाया और उस बकरे को उस सब्बल पे रस्सी द्वारा बांध दिया। बकरे वाले को मैंने पूछा कि आपने गुलदार को देखा, किधर गया? बोला जब वो आया था तो मैंने हल्ला किया उसके बाद और उसने बकरा मार दिया था और वो यहाँ से जो पार झाड़ी दिख रही है इससे ऊपर रोड के ऊपर निकल गया है। रोड के ऊपर हल्का जंगल था मांझ झाँझ का और इसलिए वो उसमें निकल गया है। अब मैं उस खेत में, क्योंकि सुबह से बारिश थी इसलिए मेरे को उसके पग चिन्ह बहुत ज़रूरी मिलने थे, तो मैं चारों ओर मैंने जब देखा तो मुझे उस गुलदार के जो स्पष्ट पग चिन्ह थे वो दिखाई देने लगे। मैंने देखा कि यह एक मादा गुलदार है, परंतु इसकी एज बहुत ज़्यादा है, इसके पग चिन्ह बहुत बड़े हैं, यानी ये मादा गुलदार जो है वो 10 से 12 साल के लगभग की एज की होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा था कि इतने एज की मादा जो है लगभग बूढ़ी हो चुकी होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये आदमखोर हो सकती है, क्योंकि इसकी एज ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण क्या पता शिकार न मिलने के कारण या शिकार न करने के कारण यह आदमखोर हो सकती है। तो हमने फटाफट उसी के बगल पे एक पत्थर था, उस पत्थर के आड़ पे थोड़ा जगह थी और बाकी दराती से हमने 2-4 टहनियाँ जो है काट के उनको ज़मीन में गाड़ दिया, यानी नेचुरल छुपाव बनाने की कोशिश की और हम उसके अंदर बैठ गए। मुझे ये विश्वास था कि बहुत जल्दी लगभग आधा घंटे में ये गुलदार
यहाँ पे पहुँच जाएगा और इसको मारना बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, बकरे वाले को हमने कहा आप अपने बकरों को लेके चले, और बकरा वाला अपने बकरों को लेके ऊपर रोड पे आ गया। और क्योंकि अभी टाइम बहुत था तो अंधेरा होने में, इसलिए हम लोग वहाँ बैठ गए। मेरे को ये विश्वास था कि अंधेरे से पहले थोड़ा ये सुनसान हो जाएगा जगह, तो तुरंत गुलदार आ जाएगा। दोस्तों, हम उसके बैठे हुए हमको 1 घंटा हो गया। अब अंधेरा होने लगा। सर्च लाइट भी हमने बिल्कुल तैयार कर दी कि क्या पता गुलदार आ जाए तो हम सर्च के द्वारा इसको मार सकते हैं। परंतु धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा और रात के 10 बज गए, परंतु गुलदार उस बकरी पे नहीं लौटा। इसको देख के हम अचंभा थे कि अभी इसके द्वारा शिकार किया गया और उसके बाद वो अपने शिकार पे नहीं लौटा। ये बड़ी अचरज की बात थी। परंतु दोस्तों, शक हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुलदार ने हमको, इसके जो छुपाव हमने बनाया है, ये कहीं ऊंचे स्थान से बैठकर ये देख रहा होगा और इसने हमको इसके अंदर बैठते हुए देख लिया है, और ये लगातार वहीं से हमको देख रहा है कि जब तक ये नहीं उठेंगे और मैं इस बकरे पे नहीं जाऊंगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले भी इस पे शिकारी लोग यहाँ आए थे, कहीं किसी ने इसके किल पे आते हुए इस पे फायर कर दिया हो और इस पे लगी ना हो, परंतु ये डर गई हो। खैर दोस्तों, मैंने भट्ट जी को दोबारा फ़ोन किया कि भट्ट जी, उस बकरे वाले को बोलो कि अपना बकरा ले जाए और इस पे लपट लौट के नहीं आ रहा है। तो वो आदमी आया और उसके बाद वो अपने बकरे को उठा के ले गया, और मैं और वीरेंद्र ऊपर रोड पे आए और गाड़ी से द्वारा हम लोग कैंप लौट गए। अब हमें ये था कि या तो ये मादा गुलदार बहुत चालाक हो गई है, या किसी कारण ये इस प्लेस से उस समय या तो दूर हो गई है, या ऐसा तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि अपने शिकार पे इसको लौटना बहुत ज़रूरी था, परंतु ये अपने शिकार पे नहीं लौटी। खैर दोस्तों, उसके बाद 6 तारीख हम लोगों ने और जो रास्ते थे इस गल्ला गांव के ऊपर वाले जो लाड खाल था, इस वाले पोर्शन को हमने जब सर्च किया तो हमने देखा कि ये गुलदार लगभग यहाँ 1-2 हफ्ते से इसी पोर्शन पे सक्रिय है, क्योंकि इसके जो निशान थे, जो क्रैश थी और बहुत ज़्यादा इस पे दिख रहे थे। इसका मतलब ये विश्वास हमें था कि ये लगभग 1 हफ्ते से इसी पोर्शन पे ये रह रही है। दोस्तों, 6 तारीख को भी हम लोगों ने सर्च किया सारे गाँव को रात को, परंतु हमें कहीं कोई गुलदार नहीं दिखा। 7 तारीख सुबह हम लोगों ने सुबह वाली सर्च पे हम लोग निकले, और जब हम धरासू नाले पे पहुँचे, क्योंकि जब भी कोई गुलदार रात को किसी बस्ती पे जाता है और वापस जब वो लौटता है सुबह, तो लगभग उसके मूवमेंट पे वो दिखाई देता है। इसलिए हमेशा एक सर्च सुबह करनी बहुत ज़रूरी होती है। उस समय एक तो आपको वापसी में लेपर्ड दिखाई देगा, यदि आपको दूर भी दिखाई देगा तो आप शाम के लिए आपके पास वो एरिया एक सेंसिटिव एरिया हो जाता है कि इस एरिया पे ये गुलदार गया है, तो शाम को उस पर ही ज़्यादा ध्यान आदमी का रहता है कि इस एरिया पे ये सुबह गया था तो क्या पता इस पे ये लौटेगा। तो जब हमने सुबह सर्चिंग पे जब हमने लाइट मारी तो मेरे को एक साथ 3 आँखें दिखाई दी। 3 आँखें दिखाई देने पे मेरे वीरेंद्र को बोला, वीरेंद्र यहाँ तो 3 आँखें दिखाई दे रही, ये क्या चीज़ है? तो टेलीस्कोप से देखने पे मैंने देखा कि एक मादा गुलदार है और उसके साथ 2 शावक है, परंतु ये शावक लगभग कुत्ते के बराबर है, यानी ये 1.5 साल से ऊपर के शावक है। परंतु इस मादा गुलदार ने इनको अभी तक अपने से अलग नहीं किया है और ये आराम से अपनी माँ के साथ चल रहे हैं। गुलदार को देख के हमें अब एक आशा तो थी कि इस एरिया पे गुलदार है, परंतु जो ये शावक है, ये शावक या तो हमको टेलीस्कोप से बड़े दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये शावक अभी छोटे हैं,
यदि इस मादा गुलदार, ये मादा गुलदार आदमखोर है और इसको मार दिया जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके शावक मर जाएंगे। ये चीज़ क्लियर नहीं होने के कारण हमारे रेंज में लगभग मादा गुलदार थी, परंतु हम लोगों ने फायर नहीं किया और इसको शाम के इंतज़ार पे, इसको शाम को नज़दीक से एक बार इसको देख ले वास्तव में इसके शावक कितने बड़े हैं। दोस्तों, आज हमें एक आशा थी कि अब हमें गुलदार शायद दिख जाएगा और दिन में खाना खाने के बाद हम लोगों ने आराम किया। आज हमारा विचार था कि हम जल्द ही इस वाले पोर्शन पे, जहां हमने सुबह गुलदार को जाते हुए देखा था, इस वाले पोर्शन को हम लोग शाम को जाके जल्दी बैठ जाएंगे और पता चलेगा कि ये कहाँ मूवमेंट करता है। दोस्तों, जब मैं उस एरिया पे पहुंचा था तुनखाल पे, तो वहाँ पे एक पानी का फीटर था और वो लगातार मुझे कह रहा था कि रावत जी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक ऐसी गुफा दिखाऊंगा जिसमें गुलदार हमेशा रहता है। तो तब तक वो पानी वाले फीटर भी वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा चलो रावत जी, मैं आपको अभी टाइम है तब तक मैं आपको गुफा दिखा देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। हम गाड़ी से 1 किलोमीटर चले। उसके बाद उसने मुझे बताया कि यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। एक घास का प्लॉट था और उसके बाद नीचे झाड़ियाँ थी, यानी वो ड्यूल गांव के ठीक नीचे की बात बता रहा था कि यहाँ एक गुफा है जिसमें अक्सर लेपर्ड देखा जाता है। और जिस समय लेपर्ड उस गुफा में दिखता है उस समय लगभग जो चारों ओर के गांव हैं उन गांवों पे घटना होती है। तो मैं तैयार होकर वहाँ जब पहुँचा तो अब लगभग हम रोड से 100 या 200 मीटर नीचे पहुँच चुके थे। तभी मुझे भट्ट जी का फ़ोन आता है कि रावत, यहाँ हमारे मकान के ऊपर जो लाट खाल है, लाट खाल पे एक गाय को इस गुलदार द्वारा मार दिया गया है, आप जल्दी पहुँचे। तो फिर मैंने पानी की फीटर को कहा यार वहाँ तो गाय बाघ ने मार दी है, अतः अब हम इसको कभी और दिन देखेंगे। इसलिए हम फटाफट ऊपर चढ़े। गाड़ी हमारी वहीं पे थी, गाड़ी में हम लोग बैठे और तुरंत हम लोग वहाँ पहुँच गए। यानी हम 15 या 20 मिनट में हम लोग रोड पे वहाँ पहुँच गए। उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद हम लाट खाल पहुँचे। लाट खाल पहुँचने पे मैंने पूछा कि कहाँ है गाय, कहाँ मारी। उन्होंने कहा सर 2 तो दिख रहे आपको। मैंने बोला क्या दिख रहे? मैंने दूरबीन निकाली तो देखा, अरे लोग तो आंखों की खुली आंखों से गुलदार को देख रहे हैं। अरे मैंने देखा ये तो खेत के मेंढ पे बैठे हुए हैं और एक नहीं 3 हैं। तो दूरबीन से जब मैंने देखा कि वास्तव में इसके बच्चे वास्तव में बड़े हैं, 1.5 साल से भी ऊपर के इसके शावक हैं, क्योंकि ये लगभग अपनी माँ जैसे ही दिख रहे हैं। तो मैंने लोगों को कहा आप लोग थोड़ा पीछे रहो और मैं राइफल लेके खेत की आड़ लेते धीरे धीरे लगभग उनसे 150 या 200 गज की दूरी पे मैं पहुंच गया। मैंने एक पत्थर की आड़ पे राइफल रखी और राइफल से एम किया। तो मैंने देखा कि जब मैं माँ को एम कर रहा था तो वो थोड़ा से एक जो झाड़ी नुमा थी, झाड़ी के पीछे खिसक गई और उसका शावक मेरे आगे से आ गया। तो मैं फायर करने को तैयार था, फिर मैंने देखा यार तो शावक जो उसका बच्चा है, ये बच्चा आगे आ गया है। तो मैं थोड़ा देर मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ अपने टेलीस्कोप से कि जहाँ पर उसकी माँ जा रही है, ये बच्चे उसके आगे ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, बहुत खुशी से ऐसे उछल रहे हैं कि जैसे इन्होंने शिकार जो उन्होंने मारा है उसकी माँ ने उसको खाने के लिए बहुत लालायित है और उछल कूद कर रहे हैं, यानी अपना पेट खाली कर रहे हैं। तो उनकी जो इस क्रिया को देखते हुए मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से ना हटूँ, परंतु जब मैंने देखा कि वास्तव में अब लेट होने वाली है, धूप छिपने वाली है और उसके बाद थोड़ा देर बाद अंधेरा हो जाएगा और अभी तक बाई चांस सपोज दैट मेरे को यहाँ पे मैं फायर करने में सक्षम नहीं हुआ तो रात के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं उनको ऐसे ही छोड़ के धीरे धीरे
वापस गांव की ओर आ गया। गांव की ओर आते ही मैंने उनको पूछा गाय कहाँ है, तो उन्होंने मुझे नीचे बताया कि इस नीचे वाले खेत में गाय है। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने जब गाय को देखा, उसके चारों ओर मैंने निरीक्षण किया, तो मैंने देखा कि उस गाय पे कहीं भी कोई पेड़ अगल बगल नहीं है जिसपे हम लोग मचान बना सकें। और यदि ये गुलदार लेट नाइट तक आता है तो हमें बैठने के लिए कोई प्लेस नहीं है। फिर दोस्तों मैंने गांव से रस्सा मंगाया, उस गाय के पाँव पे हमने रस्सा बांधा और मेरे वीरेंद्र ने उसको एक खेत ऊपर खींच लिया। अब ऊपर के खेत में आने पे जो उस पे हमको लगभग 50 या 75 गज पे एक खेत के जो मेन थी, मेन पे एक झाड़ी थी, तो हम लोग यदि उस झाड़ी पे बैठ जाए और वहाँ से हमको अब गाय दिख रही थी। और थोड़ा दराती मंगाने के बाद हमने और थोड़ा सा छुपाव उस पर बनाया। पीछे का छुपाव तो था नहीं, केवल आगे से, वो आगे से हमको देख ना पाए, और हम लोग अंधेरे होने से पहले वहाँ पे बैठ गए। अब हल्का अंधेरा होने वाला था। मैंने देखा, क्योंकि अंधेरे में जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच रही थी, क्योंकि एकदम धूप अंधेरा नहीं हुआ था, तो जो गुलदार के जो बच्चे थे वो उछलते हुए, कूदते हुए उस गाय की ओर बढ़ रहे थे। लगभग गाय से 50 मीटर दूर आने के बाद वो एक खेत में बैठ गए, और उसके बाद हल्का सा अंधेरा और बढ़ गया था। अब मुझे ध्यान था कि जो मादा गुलदार होगी वो कब गाय पे लौटती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी रेखी कर रही हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब गुलदार को कहीं पे शक होता है तो वो उस शिकार पे लौटने से पहले उसके चारों ओर रेखी कर लेती है, और उसके बाद जब वो निश्चित हो जाती है कि यहाँ पे अब कोई नहीं है, तभी वो अपने शिकार पे लौटती है। अब मुझे डर ये था कि यदि ये गुलदार रेखी करेगी या इसके चारों ओर देखेगी तो हमारे पीछे तो कोई छुपाव है ही नहीं, हमने छुपाव पीछे का तो बनाया नहीं है, तो ये पीछे से हमको देख लेगी। तो इससे इसको महसूस हो जाएगा कि ये लोग यहाँ बैठे हैं, और उसके बाद शायद ये फिर इस गाय पे न लौटे। परंतु दोस्तों तभी मैं देखता हूँ कि उस गाय के बगल पे एक काला साया खड़ा हो चुका है। यानी वो गाय जहाँ पे थी, नीचे से वो गुलदार आके ठीक उस गाय के सामने खड़ी हो गई, और उस गाय को वो अब यूँ देखने लगी। मेरे पास टाइम था, मेरी राइफल पहले से सीधी थी, मैंने टेलीस्कोप से देखा तो वास्तव में वो जो साया था वो मादा गुलदार थी। क्योंकि दोस्तों यदि हम यहाँ पे अपनी सर्च लाइट का प्रयोग करते तो हम लोग लगभग नज़दीक बैठे हुए थे। नज़दीक बैठने में एक झटके के साथ गुलदार भाग सकती थी, इसलिए मैंने बिना समय गंवाए टेलीस्कोप पे नज़र गड़ाई, तो मैंने देखा कि मेरे जो प्लस है टेलीस्कोप के वो भी मुझे हल्के से दिख रहे हैं। तो मैंने उस हल्के निशानों को उस गुलदार का जहाँ पे मेरे को लग रहा था इसका चेस्ट है, वहाँ पे एम किया और ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ गुलदार उछले और उसके बाद वो सीधे नीचे की ओर लुढ़क गई। और उसके बाद दोस्तों हम खड़े हुए, हमने सर्च लाइट से जब देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, और हम लोग वहीं पर से वापस लौट आए। जब हम गांव पहुँचे तो लोगों ने हमसे पूछा कि राव जी आपने फायर किया, क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा मैंने फायर किया, शायद गुलदार मर गई है। तो उन्होंने कहा चलो लेके आते हैं। मैंने उनको कहा कि यार हम लोग तो अक्सर रात को तो जाते नहीं है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे गांव में हम बहुत लोग हैं, कोई नहीं। फिर तो हम लोग वहाँ पहुँचे। वो नीचे ढलान थी, यानी जो घास का जो प्लॉट जैसा था, और उसके बाद नीचे चट्टान थी, उसके बाद रोड। दोस्तों वो गुलदार वहीं पर से लुढ़क के लगभग 25 मीटर नीचे को लुढ़क गई थी। मैं वीरेंद्र को लाइट मार के मैं वीरेंद्र को वहाँ दिखाया, तो वीरेंद्र ने कहा भाई साहब यहीं पर पड़ी हुई है। तो उसके बाद वहीं से उसको नीचे लुढ़का के हमने उसको
रोड पे फेंक दिया, नीचे नीचे लुढ़क के वो रोड पे आ गई। मैंने उसके शावकों की ओर जब मैंने लाइट मारी तो वो शावक वहाँ नहीं थे और शायद वो धमाके के कारण वो वहाँ से भाग चुके थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शावक जब गाय से 50 मीटर पे आ गए थे तो ये वहाँ पे क्यों रुक गए होंगे। दोस्तों, अक्सर कोई भी गुलदार जो है उसके साथ यदि शावक होते हैं तो जब तक मादा गुलदार अपने बच्चों को या उन शावकों को शिकार पे नहीं बुलाती है तब तक कोई भी शावक एकदम शिकार पे नहीं जाता है। जब तक उसे उसकी माँ उन्हें ये खबर न दे दे कि यहाँ कोई खतरा नहीं है तब तक वो शावक कभी शिकार पे नहीं लौटते हैं। मैंने एक बार के अनुभव में बताऊं कि मादा गुलदार शिकार पे लौट रही है और उसके बाद उसके बच्चे उसको आवाज़ दे रहे हैं, क्या हम आए, यानी वो जो आवाज़ कर रहे थे, आवाज़ से ये मुझे महसूस हो रहा था कि वो पूछ रहे हैं कि हम शिकार पे आए या ना आए। और मादा गुलदार यहाँ से आवाज़ जोर जोर से आवाज़ कर रही थी, हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी मत आओ, यहाँ पे खतरा है, और अपने आप वो शिकार पे नहीं लौट रही थी क्योंकि वो ठीक मेरी मचान के नीचे बैठी हुई थी। क्योंकि उससे वो जब उस पे शिकार पे गई थी तो उसने हमें देख लिया था और वो वहाँ से भाग निकली थी। और उसके बाद जब वो लेट नाइट वहाँ पे पहुँची थी तो उसने फिर जब हमको ऊपर बैठे हुए देखा तो वो ठीक हमारे मचान के नीचे बैठ गई थी। जब भी उसके बच्चे खक 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 करके उसको पूछ रहे थे, कुछ इसी प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे थे कि क्या हम उस शिकार पे आए, तो वो मादा ठीक हमारे नीचे से बहुत गुर्राहट के साथ आवाज़ दे रही थी कि नहीं अभी मत आओ। और यही प्रक्रिया लगभग सुबह 3 बजे तक चली थी और उसके बाद तब वो मादा गुलदार वहाँ से उठ के निकल गई थी और वो शिकार पे लौटी ही नहीं थी और न उसके शावक उस पे लौटे थे। तो इस प्रकार जानवरों की अपनी एक भाषा, एक बोली होती है जिसको शिकारी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय, जिस समय का मैंने आपको ये अनुभव बताया, उस समय मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था, परंतु धीरे धीरे इतने सालों के अनुभव के बाद जब मैंने 1-2 बार ये घटनाएं देखी तब मुझे पता चला कि वास्तव में ये इनकी अपनी एक भाषा है। उसके बाद जो मैं रोड पे पहुंचा, रोड पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने इस गुलदार का मुंह खोला तो मैं बड़ा ताजुब था। इस पे एक साइड के कैनाइल तो इस पे थे ही नहीं और जो कैनाइल 2 बचे हुए थे ये पूरी तरह घिसे हुए थे। अब मेरे को महसूस हो रहा था कि जो समय ये बच्चों पे हमला कर रही थी, एक तो जल्दबाजी थी और दूसरा इसके कैनाइल जो थे वो पूरी तरह से घिसे हुए थे, वन साइड कैनाइल तो थे ही नहीं, इसलिए बच्चों को ये घायल कर रही थी। दूसरी बात ये थी कि यदि ये बच्चों को घायल कर रही थी तो इसके द्वारा गाय कैसे मारी गई, क्योंकि कैनाइलों के इतने मोटे थे कि वो गाय की चमड़ी पे चुभना बहुत टफ था। तो दोस्तों, मैंने अपना अनुमान लगाया कि इस गुलदार ने अपनी ताकत से उस गाय को जमीन में गिरा दिया होगा और उसके बाद उसके शावकों ने इसको मारने में इस गुलदार की सहायता की। यानी माँ ने इनको शिकार करना पहले ही सिखा दिया था और गुलदार के जो शावक थे उन शावकों के जो दांत होंगे वो नए थे होंगे और बहुत तेज होंगे, इसलिए ये गाय को मारने में सफल हुए। यानी एक साथ ये अब किसी भी शिकार को करने में एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। यदि इनकी माँ अब मारी जा चुकी है परंतु ये शावक भूखे नहीं मरेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, यही शावक, दोनों शावक जो थे वो 3 साल, लगभग 3 साल या 4 साल बाद वो इस एरिया पे सक्रिय हुए थे, क्योंकि जब भी इन्होंने माँ के साथ शिकार किया होगा या माँ के साथ इन्होंने मानव का मांस का
टेस्ट लिया होगा, उसके बाद ये आदमखोर हुए थे। और उस समय इन्होंने लगभग 2-3 बच्चे, एक बुढ़िया को मारा था। और उसके बाद फिर हम लोग इस एरिया पे पहुंचे थे दोस्तों। उसके बाद दमदेवल रेंज के जो रेंजर थे वो छुट्टी पे थे। पैठानी से विजय रावत जो रेंजर साहब थे, उनको डीएफओ द्वारा गाड़ी समेत वहाँ भेजा गया। और गाड़ी पे हम इस गुलदार को लोड करके पोस्टमार्टम के लिए पाबो ले गए। और पोस्टमार्टम होने के बाद इसको पैठानी रेंज अंतिम संस्कार के लिए ले गए। डीएफओ साहब ने रेंजर साहब को कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप इसका दाह संस्कार न करें, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से डिफेक्टेड था। तो डीएन सेमवाल जी शाम को पैठानी पहुँचे। उन्होंने जब इसके कैनाइलों को देखा और इसके पंजों को देखा तो उन्होंने देखा कि वास्तव में यह एक वास्तविक मैनीटर थी। और मैंने बताया कि इसके अभी 2 शावक वहाँ जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग पिंजरे लगवाते हैं, यदि वो केज पे आ जाए तो ठीक है। और मैंने उन्हें ये भी आगाह कर दिया था कि ये शिकार करने में सक्षम है, और हो ना हो इन्होंने अपनी माँ के साथ मानव के मांस का स्वाद चखा होगा तो ये भी आदमखोर हो जाएंगे। और दोस्तों, वास्तव में ये 3-4 साल बाद फिर वहाँ किलिंग शुरू हुई। और उस समय उन्होंने बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे बच्चों को घायल और किल किया था। दोस्तों, आपको मेरा अनुभव ये कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए अनुभव के साथ। तब तक बहुत बहुत प्रणाम।